के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा निशुल्क आईआईटी और जेईई के विद्यार्थियों को फिटजी भोपाल द्वारा मिलकर निशुल्क कोचिंग देने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुमेध वाघमारे के पास। चैंपियन 90 के अंतर्गत SC/ST के मेधावी छात्रों के लिए एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत फिटजी के एक्सपर्ट IIT JEE की तैयारी कराई जा रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद है फिटजी के सुमित श्रीवास्तव, जो कि सेंटर हेड फिटजी भोपाल के है, मैथ्स टीचर है। आइए हम जानते हैं उनसे कि वो किस तरह से बच्चों को IIT और JEE की तैयारी कराएंगे, बच्चों की तैयारी कराने के साथ साथ बच्चों की स्कूलिंग कैसे होगी, उनके रहने खाने की व्यवस्था कैसे होगी, इन सब बातों को हम विस्तार से जानते हैं सुमित श्रीवास्तव जी से। इमेजिनरी नंबर भी होंगे जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, है ना, इमेजिनरी नंबर तो समझाएंगे, है ना। ये पावर से दिख जाती है डिग्री, कि किसी क्वेश्चन की कितनी डिग्री, मतलब उसके उतने ही आंसर की काउंटिंग आएगी, बताएंगे अभी। यहाँ सबको समझ में आ रहा है कि ये हम गलती करते हैं, लिख रहे हैं रूट 4 की। मैं सुमित श्रीवास्तव, मैं सेंटर हेड हूँ फिटजी भोपाल सेंटर का। मैं खुद एक IITian हूँ, IIT दिल्ली से मैंने पढ़ाई करी है। और ये चैंपियन 90 स्कीम जो है, इसके लिए मैं मैथ्स क्लास ले रहा हूँ। चैंपियन 90 के अंतर्गत SC/ST के मेधावी छात्रों के लिए इस योजना में फिटजी एक्सपर्ट टीचर द्वारा IIT JEE की तैयारी कराई जा रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद है सुमित श्रीवास्तव जी, जो कि सेंटर हेड फिटजी भोपाल के मैथ्स टीचर है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस योजना के बारे में बताइए। सबसे पहले ये बताएं कि बच्चों की तैयारी आप कैसे करेंगे। ये बच्चे फिटजी ने टेस्ट कंडक्ट किया और ये बच्चे मतलब SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो पहले तो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए और उसके बाद फिटजी के टेस्ट में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। उससे इन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इन बच्चों के लिए टारगेट हम फिटजी के टीचर्स का और बच्चों का यही है कि इनको यहाँ पर रख के इनको स्कूलिंग के साथ इनको बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल की कोचिंग दी जाए, और जिसमें हमारी साइड से हम लोग ने 2 मैथ्स के टीचर, 2 फिज़िक्स, 2 केमिस्ट्री टीचर्स, IITians टीचर्स इनको प्रोवाइड कराए हैं। और उनके मार्गदर्शन में ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन लेवल की तैयारी कराई जाएगी इनको। साथ साथ में इसमें स्कूल का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को, बिकॉज बच्चों को जब पढ़ाई करानी है तो बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, बच्चों का बहुत सारी मॉनिटरिंग चाहिए, है ना, उन पर नज़र रखना पड़ेगी कि पढ़ाई प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही। तो स्कूल के सपोर्ट के साथ हम लोग आगे लेके चलेंगे और 1.5 से 2 साल की तैयारी है ये, और होपफुली हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, बच्चे भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों की स्कूलिंग आप ही कराएंगे क्या? बच्चों की जो कंपटीशन की पढ़ाई है, JEE मेंस की और IIT की पढ़ाई फिटजी के टीचर्स कराएंगे, और बच्चों की जो स्कूलिंग है वो ज्ञानोदय स्कूल के टीचर्स जो हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैडम हैं, वो साथ साथ में पैरेलल में करेंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि जो सिलेबस है ना, कि बच्चे को जो चीज़ें कंपटीशन में पढ़ाई जा रही है उसको स्कूल में भी वही चीज़, वही टॉपिक्स को NCERT लेवल पे स्कूल के टीचर्स प्रैक्टिस कराएंगे। सर, बच्चे के रहने खाने की व्यवस्था कैसे होगी? ये सारे जो बच्चे चैंपियन 90 स्कीम में आ रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट जो हैं वो ज्ञानोदय स्कूल के हॉस्टल में रह रहे हैं, और उनको बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, और उनका रहना खाना और हॉस्टल के वार्डन, सारी चीज़ें इनको इसी प्रोमिसेस में, यहीं पर ही रह के दी जा रही है। उनके खेलने कूदने की भी बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। ओवरऑल बस बच्चों के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो ये है। अब बच्चों के साथ बच्चों को बढ़िया मेहनत करनी है, जिससे कि वो अपनी स्कूलिंग के साथ साथ ये IIT जैसी चीज़ का अपना सपना पूरा कर सके। हमारे साथ इस समय मौजूद है रमजान खान जी, जो कि IIT धनबाद से पढ़े हुए हैं और फिटजी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हेड है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारा प्रथम सवाल है, बच्चों को केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सेंटर हेड का, जिन्होंने एक मौका दिया इस क्षेत्र में जिसमें कि बच्चों की हेल्प कर सके। और
केमिस्ट्री एक अनोखा सब्जेक्ट है जिसमें कि बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है कि वो सही ढंग से पढ़ें। तो ऐसा जैसे कि प्लानिंग हमारे सर ने की है वो ये कि डेली इनकी स्कूल की क्लासेस के साथ साथ में फिर जी जो आईआईटी की तैयारी के लिए भी तैयारी करवाएंगे आईआईटी के लिए। तो इसमें डेली क्लास रहेगी। तो केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक लेवल से कि बच्चे एकदम बिल्कुल शुरू से 1 to Z करके समझ सकें और अच्छे से उसको चीज़ों को समझते हुए कैप्चर करते हुए कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना पड़ता है उस चीज़ को वो कर सकें। तो डेली बिल्कुल बेसिक लेवल से उनको तैयारी करवाई जाएगी और बहुत अच्छे से करेंगे और उनके लिए प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी जो कि स्कूल की साइड से भी प्रैक्टिस होगी और प्लस वो जो हमारे टीचर हैं वो डेली प्रैक्टिस भी करवाएंगे। सर हमारा दूसरा सवाल है, आप बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे, कैसे मोटिवेशनल उनको पढ़ाई के तरीके बताएंगे, कैसे वो आगे बढ़े? जी जी जी, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ाई के साथ साथ में उनके माइंड में उनके मन में हमेशा ही एक टारगेट फिक्स हो इस टाइप का कि हाँ हमें क्या करना है। तो उसके लिए हम लोग डेली मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिविटी बताते रहते हैं जिसकी वजह से वो अपने पथ पर हमेशा ही अग्रसर रहते हैंगे और वो मोटिवेटेड रहते हैंगे और उनकी दिन भर का ऐसे दिनचर्या बना दी जाती है जिसके केस में उनका किसी प्रकार से टाइम वो बर्बाद नहीं करते हैं। अपने हेल्थ का ध्यान में रखते हुए मॉर्निंग से इवनिंग तक बड़े अच्छे तरीके से वो पढ़ाई करती रहते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। वर्तमान दौर सोशल मीडिया का है। आज कहीं न कहीं बच्चा इन सोशल मीडिया में अपना समय व्यतीत करता है। सोशल मीडिया कई बारे में अच्छा भी है, कई बारे में बुरा भी है, बहुत सारी चीज़ें घटित होते रहती है। क्या कहना चाहेंगे इस सब्जेक्ट जी पे? जी सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जहाँ पर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ जगह पर वो फ़ायदेमंद होता है तो डेफिनेटली कुछ जगह पर काफ़ी नुकसानदायक होता है। ये सोशल मीडिया जहाँ पर बच्चों को एक तरफ से कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है तो वहीं पर यदि वो डाइवर्ट हो गए तो काफ़ी हानिकारक भी हो जाता है। फिलहाल यंग वाले बच्चों के लिए तो सोशल मीडिया में इनका जो कनेक्शन है वो एक लिमिटेड रहेगा जो कि स्कूल का प्रेशर बराबर देखेगा। वो अपनी निगरानी में ही सब चीज़ों को बताएगा, दिखाएगा। मूवी भी दिखाना है तो अपनी निगरानी में दिखाएगा। तो इसीलिए ये बच्चे डाइवर्टेड नहीं होंगे, गलत रास्ते में नहीं जाएंगे और क्योंकि एक लिमिटेड टाइम ही उनको दिया जाएगा। आजकल के बच्चों की दिक्कत ये है कि उनको मोबाइल पकड़ा दिया और वो दिन भर केवल मोबाइल का ही यूज़ करते रहते हैं, लेकिन इनके लिए वो मोबाइल नहीं मिलेगा और जो भी सोशल मीडिया से कनेक्ट होना है वो टेलीविज़न के थ्रू कनेक्ट होंगे। इसीलिए ये सोशल मीडिया के गलत पहलू से दूर हैं और अच्छे कनेक्शन में रहेंगे। विदिशा जिले के ग्राम लटेरी में आदिवासी दिवस के दिन वन कर्मियों द्वारा की गई फायरिंग में एक आदिवासी की हत्या तथा कई आदिवासी घायल हो गए थे। इस विषय पर हुई कार्यवाही से संतुष्ट न होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से इस विषय को गंभीरता से लेने तथा आदिवासियों के परिवारजनों को उचित मुआवजा देने तथा दोषी वन कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु मांग की गई। क्या है पूरा विषय? लटेरी में विश्व आदिवासी दिवस के ही दिन एक वन विभाग द्वारा फायरिंग की गई थी। एक आदिवासी की हत्या हुई थी और कई आदिवासी उसमें घायल हुए थे। शुरू में कार्रवाई तो ताबड़तोड़ थोड़ा प्रारंभिक कार्रवाई प्रशासन द्वारा किया गया था, लेकिन अभी ये बहुत साफ दिख रहा है कि कार्रवाई को रोका गया है। जो वन कर्मियों को निलंबित कर गिरफ्तार करने की बात हो रही थी वो वन कर्मी निलंबित और गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वन विभाग द्वारा बताया गया है कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन ये सही नहीं प्रतीत हो रहा है। एक नागरिक जांच दल विदिशा गया था, वन पीड़ित परिवारों से भी मिले थे, प्रशासन से भी मिले थे, वन विभाग के अधिकारियों से भी मिले थे और हमने डॉक्यूमेंट्स को भी देखे थे। दस्तावेजों का पूरा अवलोकन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई भी कारण नहीं था, विधिवत कारण, जिससे वो फायरिंग कर सकते थे। फायरिंग करने की परिस्थिति बिल्कुल नहीं थी। यदि उनको जान का खतरा महसूस हो रहा था
तो उनको एक प्रक्रिया जो अपनानी चाहिए थी कि पहले चेतावनी देते फिर हवाई फायरिंग करें, वो कोई प्रक्रिया नहीं की गई थी। कोई भी वन कर्मी को किसी भी प्रकार का चोट नहीं पहुंचा है। इसीलिए ये कहना कि उन्होंने आत्मरक्षा में फायरिंग किया, ये बिल्कुल झूठ हमें लगता है। ये चैन सिंह आदिवासी और के हत्या के बाद और कई लोगों के घायल होने के बाद जो अपने बचाव में मनगढ़ंत एक कहानी वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि क्षेत्र में व्यापक रूप से लकड़ी की तस्करी हो रही है। ये बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन प्रशासन द्वारा, कलेक्टर द्वारा, स्वयं वन विभाग द्वारा और अन्य सभी संबंधित ग्रामीणों द्वारा, सबके द्वारा यही बताया जा रहा है कि तस्कर बाहर से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, गुना से आ रहे हैं, राजगढ़ से आ रहे हैं इत्यादि। उन बड़े तस्करों के खिलाफ वन विभाग द्वारा आज तक कोई भी कार्रवाई, पुख्ता कार्रवाई की गई है, उसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आदिवासी को तस्कर करार कर उनका हत्या करना ये अति शर्मनाक है। गरीब आदिवासी चैन सिंह जिनकी हत्या की गई थी, 35 साल का एक नौजवान जिसके 4 छोटे बच्चे हैं, वे उनके 4 भाई और माँ बाप और उनके बच्चे सभी 8 बीघा जमीन पर निर्भर हैं। ये गरीब लोग हैं और आप पहले उनके हत्या करते हैं और फिर उनको जो जलील करते हैं कि ये तस्कर हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसको हम कतई नहीं मान सकते। ये जिस प्रकार से वन मंत्री श्री विजय शाह ने एक बयान दिया है कि वन कर्मियों को बचाया जाएगा, कि न्यायिक जांच होने तक कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ये भी अति शर्मनाक है। पुलिस कार्रवाई किसी भी हालत में नहीं रोकी जा सकती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अनुसंधान करती है, न्यायिक जांच सिर्फ इंक्वायरी करता है। न्यायिक जांच द्वारा इंक्वायरी पुलिस अनुसंधान और तफ्तीश और कार्रवाई का विकल्प नहीं है। तो न्यायिक जांच के बहाने पुलिस कार्रवाई रोका जाना ये बहुत शर्मनाक है और हम मध्य प्रदेश शासन से फिर से अपील करते हैं कि पुलिस कार्रवाई किसी भी हालत में न रोका जाए और जो दोषी वनकर्मी है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह हत्या का प्रयास और आदिवासियों पर अत्याचार का मामला है। किसी भी कारण से आरोपियों को के ऊपर कार्रवाई शिथिल करना, आरोपियों पर कार्रवाई रोकना और उनको गिरफ्तार न करना, ये मध्य प्रदेश शासन के लिए बहुत ही शर्मनाक है। उस शासन के लिए जो रोज कहता है कि वो आदिवासियों के हितैषी है ना। जब शुरू हुई तो वन कर्मियों ने कई प्रकार के वीडियो, फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर और प्रेस में फैलाए, जिसमें बताया गया कि किस तरह से मोटरसाइकिलों पर बहुत सारी लकड़ी की तस्करी हो रही है। परंतु उन वीडियोस के बारे में उन वीडियो और फोटो कोई भी प्रमाणित नहीं है। हमने पुलिस एडिशनल एसपी से भी पूछा, हमने कई लोगों से पता करने की कोशिश की कि ये वीडियो कहाँ के हैं, कब के हैं, लेकिन ये वीडियो कहाँ के हैं, कब के हैं, उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। एक शंका जताई गई है स्थानीय लोगों द्वारा कि ये किसी दूसरे क्षेत्र के पुराने वीडियो हैं जो अभी वन विभाग प्रचारित कर रहा है अपने वन कर्मियों को पुलिस कार्रवाई से बचाने के लिए। क्या विषय है जो अपन इसको वापस के भी शिवराज जी ने इसके लिए नौकरी भी की, घोषणा की और 25 लाख रुपए की भी घोषणा की?
उसके बाद भी आप इसको वापस उठा रहे हैं, क्या कारण है? कारण सीधा स्पष्ट है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, सरकार का द्वारा राहत राशि देना या नौकरी देना ये न्याय का विकल्प नहीं है। न्याय का विकल्प है जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। फॉरेस्ट के कौन अधिकारी हैं, कौन कर्मचारी हैं, जिन्होंने ये पूरी प्रक्रिया में अंधाधुन फायरिंग की, जिसमें चैन सिंह और चैन सिंह के भाई और ग्रामीण और गाय, इन सबको गोलियां लगी है और इन सब घटना में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। जो संवैधानिक बेल 302 में आपने निर्मल अहिरवार को अरेस्ट किया और कुछ ही दिन बाद उसको बेल मिल गई। पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो जांच का जो विषय बनता था पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, वो भी रोक दिया गया। तो हम चाहते हैं सरकार से कि उन पीड़ित परिवार के न्याय के लिए ये जो जांच है वो तेजी से की जाए और जो दोषी अपराधी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जो उनको बेल मिली है तो कोर्ट से बेल मिली होगी ना? हाँ, तो बेल कोर्ट से मिली है जब पूरी प्रक्रिया कोर्ट के ऊपर एक प्रश्न तुमने खड़ा कर रहे हैं। कोर्ट पर कुछ इसमें कोई सवाल ही नहीं है। बात यह है कि तुमने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, बाकी को तो अरेस्ट ही नहीं किया। क्या एक व्यक्ति 11 से 10 से 11 फायर कर सकता है? क्या 15 ग्रामीणों को घायल कर सकता है? क्या गाय को एक ही आदमी मार देगा? तो बात यह है कि आपने ये बहुत सोच समझ के एक षड्यंत्र पूर्ण ढंग से एक व्यक्ति को दोषी बना के उसको जेल भेज दिया, कोर्ट से बेल ले लिए। बाकी के अपराधी कहाँ हैं? कितने गिरफ्तार हुए? कौन कौन अपराधी हैं उसमें? कई लोग उसके नाम आपके पास हों, उनको नाम नहीं है। बाकी ये तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, पुलिस इसकी जांच करना चाहिए। जगह पर वो बोल रहे हैं, जब आपके पास नाम नहीं है कि और कौन लोग थे उस समय जिन्होंने गोलियां चलाई, आप सारे लोगों पर एक इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, हम इस बिहाफ पे बोल रहे हैं, सीधा स्पष्ट है कि एक आदमी को मार दिया, 5 लोगों को गोलियां लगी है, 4 लोग गंभीर घायल हुए, एक गाय को लग गई, एक ग्रामीण को लग गई। क्या एक ही आदमी दोषी हो सकता है? क्या उसमें आप मुझे बताइए। गवाहों द्वारा 2 जीप भर के वन कर्मियों को मौके पर देखा गया है। तो जो 2 जीप भर के जो वनकर्मी थे वो कौन थे? सामने आपके सामने ऐसे कोई नाम सामने आए हो, एफआईआर में किसी का और का नाम है, वैसे कुछ हैं? तो वही तो गाड़ी का नंबर हो, वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस इंक्वायरी हो, उसमें स्पष्ट हो कि कितने लोग दोषी हैं, कितने लोग दोषी है। वही तो हम इंक्वायरी कराना चाह रहे हैं, वही इन्वेस्टिगेशन कराना चाह रहे हैं कि कौन कौन ने गोली चलाई है। एक लोग थे या एक से अधिक थे? अब 34 एक्ट उसमें लगाया तो एक से अधिक एफआईआर में 307 लगाए, 302 लगाए और 34 लगाया, मतलब एक से अन्य आरोपी शामिल है इसमें। अब अन्य आरोपियों को सरकार क्यों छुपा रही है, प्रशासन क्यों छुपा रहा है? क्या सरकार के खास लोग हैं वो, या सरकार खुद तस्करी करा रही है? ये तो प्रश्न हम भी सरकार से कर रहे हैं, प्रशासन से कर रहे हैं। आपको लग रहा है न्याय जांच होगी, इस पे आपको कोई भरोसा नहीं है? भरोसे की इसमें कोई बात ही नहीं है। भरोसा है, क्यों नहीं है? कोर्ट में सबको भरोसा है। जो न्यायिक जांच चल रही है उससे आपको भरोसा नहीं, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि पुलिस ने वो रुकवा दिए हैं। हाँ, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रुक गई है कहीं ना कहीं, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि उसके बाद किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तो सीधा सा जो ब्रजेश शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है कि जब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक न्यायिक जांच चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ, आपको न्यायिक जांच पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, सवाल भरोसे का नहीं है इसमें। सवाल तो यह है कि आपकी जो सोच है, जो सरकार में बेटे मंत्री की जो सोच है वो क्या कह रही है, तो उसी से सवाल कीजिए भाई, न्यायिक जांच क्यों रुकवाई? न्यायिक जांच तक आपने क्यों रुकवाई गिरफ्तारी? हम भी चाहते हैं मीडिया से कि मीडिया उनसे सवाल तो करे, डीएफओ से सवाल करे, कितने लोगों को सस्पेंड किया, कितने लोग साथ थे। और इधर वर्ल्ड विजन द्वारा बाढ़ पीड़ित 175 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। भोपाल के बाग मुगालिया क्षेत्र में यह वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुमेध वाघमारे के पास। चाहे लहारपुर बाग मुगलिया क्षेत्र में, और यहाँ पे 175 परिवारों को गैर खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पिछले दिनों जो पानी का यहाँ प्रभाव था, बाढ़ से पीड़ित जो परिवार थे, उन 175 परिवारों को आज
गैर खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। आगे की जानकारी के लिए हम इन संस्था के जो कार्यरत हैं उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरा नाम अनिल थॉमस है। सर, आज क्या हो रहा है यहाँ पर? जो लाहौरपुर बस्ती है जो बागमूलिया के अंतर्गत आता है, यहाँ पर संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया के माध्यम से पिछले माह जो बाढ़ से प्रभावित थे 175 परिवार, उन 175 परिवार को संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा पिछले 26 जुलाई को 175 परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया था। लगभग खाद्य सामग्री का जो मूल्य था 1500 से अधिक था, और आज जो उन्हीं 175 लोगों को गैर खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। और इस वितरण में एक 16 लीटर की बाल्टी है, प्लास्टिक की बाल्टी, एक चटाई है, 3 नहाने का साबुन है, और एक डेटोल लिक्विड है, और 2 लीटर लाइजोल है। इस प्रकार से हम इनको सैनिटरी पैड है 2 बड़े इनको दे रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत ही मतलब सारे यहाँ मजदूर तबके के लोग हैं, और इनके साथ हम पिछले 15 साल से कार्य कर रहे हैं और हमेशा इनके साथ जुड़े हुए हैं। और सरकार के माध्यम से भी इनको बहुत सारे लाभ तो मिलते हैं, लेकिन समय पे मिलना जरूरी है। और जिस प्रकार से यहाँ के पार्षद महोदय द्वारा भी कई बार यहाँ पर भ्रमण किया गया है, और उन्हीं के साथ मिलकर हमने ये जो 175 परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण किया है। सर, क्या ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये जब भी यहाँ पर जो परेशानी आती है, इसके पहले हम इनको बहुत सारी ट्रेनिंग दिए हैं। भाई अगर मान लीजिए कोई भी आपदा आती है तो उस आपदा से हमको किस प्रकार से प्रबंधन करना है, उसमें क्या क्या सावधानियों को बरतना है, इस सारी जानकारी हम इनको देते रहते हैं। और स्वास्थ्य से संबंधित चाहे बच्चे हों चाहे गर्भवती महिलाएं हो, उन तमाम महिलाओं के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए कि कुपोषण से कैसे बाहर आना है, गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसके विषय में जानकारी देते रहते हैं। लगभग हम पूरे भोपाल शहर में 233 कुपोषित बच्चों को पिछले 6 माह से उनको पोषण आहार वितरित कर रहे हैं, जो कि एक किट होता है जिसमें कम से कम सारी दालें होती हैं, चावल होता है, तेल होता है, आटा होता है, एक पूरा किट देते हैं। और वो लगातार 6 महीने तक उनको वितरित किया जाता है, और हर माह उनको मॉनिटरिंग किया जाता है, हर माह उनके वजन लिया जाता है, और फिर उनका पूरा चार्ट बनाया जाता है। और इसी प्रकार से 170 गर्भवती महिला जो अति गरीब तबके की हैं, उन महिलाओं को 170 किट हम दे रहे हैं, मतलब 6 माह तक लगातार देते हैं, और उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। और जैसे ही वो नॉर्मल आते हैं तो उसका हम 6 महीने उसके बाद बंद कर देते हैं। ये तो बात होती है लाहौरपुर क्षेत्र की। जी सर। मान लीजिए भोपाल में कभी कुछ होता है तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे अन्य लोग, बाकी लोग आपको कैसे पता चलता है, या आप कैसे उनसे संपर्क करते हैं? हम लगभग हेल्पलाइन नंबर भी है? नहीं, हमारा हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है, लेकिन हमारे 36 बस्तियों में यहाँ पर कार्य चल रहा है पूरे भोपाल शहर में। जो पिपलानी एरिया में, और बागमूलिया एरिया में, बाग सिवनिया एरिया में, कोलार एरिया में, दामखेड़ा में और अन्ना नगर एरिया में, इन एरिया में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता बगैर लाभ के काम करते हैं, तो उनके माध्यम से हम सारी खबरें लेते हैं, उनको पता रहता कहाँ पर क्या हुआ है। थैंक यू। मैं लाहौरपुर बस्ती की यहीं की रहने वाली हूँ। आज आपको यहाँ पे क्या सामग्री प्राप्त हुई है? यहाँ पर हम लोग को सैनिटरी पैड है, एक बाल्टी है, और उसमें जो घर पर अपने सफाई में जो सामान लगता है वो है, साबुन है। हम लोग को घर की सामग्री दी जा रही है। क्या आपका घर भी बाढ़ पीड़ितों में आया था? बारिश जी, हमारा घर भी बाढ़ पीड़ित है। सरकार की ओर से क्या मदद की गई आपको? सरकार की ओर से तो हमको कुछ भी मदद नहीं मिली। कैसा धन्यवाद अदा करेंगे आप वर्ल्ड विजन को? हम वर्ल्ड विजन का जितना भी धन्यवाद कर रहे हैं ना, बहुत कम है। वर्ल्ड विजन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ये तो फिर भी छोटा सा हमारे लिए किया है। वर्ल्ड विजन ने हमको हर टाइम में साथ दिया, हम लोगों को मतलब प्रेरित किया है हर चीज़ के लिए, हमको शिक्षित किया है। पहले बस्ती इतनी शिक्षित नहीं थी, नया इतना कुछ जानती थी, हम लोगों को मतलब विकास की ओर लेकर गया है वर्ल्ड विजन बस्ती वालों को। पहले हमारी बस्ती में इतना विकास नहीं था, कोई भी मतलब इतना शिक्षित नहीं था, अब तो मतलब हर घर में शिक्षित है वर्ल्ड विजन के द्वारा। मैं लाहौरपुर बस्ती में ही रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो आपको मदद की सामग्री प्राप्त हुई है वर्ल्ड विजन के द्वारा? मैं तो वर्ल्ड विजन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हूँ, क्योंकि वर्ल्ड विजन द्वारा मतलब हर टाइम हर मुसीबत में साथ देते हैं। जो वर्ल्ड विजन एक संस्था है, क्योंकि सरकार से हमको उतना मदद नहीं मिल पाता है जब ज़रूरत पड़ते हैं, लेकिन वर्ल्ड विजन इंडिया एक ऐसी संस्था है, हर टाइम हर जगह पे ज़रूरत में हमको साथ मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड विजन ने ये बस्ती को वाले को इतना जागरूक किया है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो,
हर प्रकार से जागरूक किया है। इसीलिए ये वर्ल्ड विजन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भी है वर्ल्ड विजन। थैंक यू। बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए अक्षत दुनिया टीवी के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।